युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है ये? कायर युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यही तो सुराग है युग। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, सुराग? पर ये कैसा सुराग है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कायर पलट कर कहता है, जितना मुझे दिख रहा है मुझे ये एक पहेली की तरह लग रहा है युग, जिसे हमें सॉल्व करना है। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा, पहेली? कायर तुरंत कहता है, हाँ युग, मुझे तो ये पहेली की तरह ही लग रहा है। उस काले साए ने हमें सुराग के तौर पर एक पहेली दी है ताकि तू अनुराग अंकल की लाश खोज सके। युग फिर पूछता है, ये तो क्या बोल रहा है कायर? जरा सोच समझ कर तो बोल। भला वो काला साया हमें कोई सुराग क्यों देगा? अगर उसे कुछ बताना ही होता तो ऐसे ही नहीं बता देता क्या? कायर कुछ सोचते हुए कहता है, युग, हो सकता है वो तेरी कोई परीक्षा ले रहा हो। वो तेरे अंदर की काबिलियत को देखना चाहता हो कि तू क्या क्या कर सकता है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, पर वो ये सब क्यों करेगा? वो मेरी काबिलियत क्यों देखना चाहता है? कायर जवाब देता है, पता नहीं युग, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जानता है। वरना तू ही सोच, वो काला साया यही बात बार बार क्यों बड़बड़ा रहा था? क्योंकि इस बात में कुछ न कुछ राज तो जरूर छुपा हुआ था जो वो तुझे बताना चाहता था। कायर के सवालों ने युग को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। कायर फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, ये एक पहेली है युग, मेरा यकीन कर। युग पलट कर कहता है, अगर ये एक पहेली है तो फिर इसका जवाब क्या है? कायर कॉपी में देखते हुए कहता है, वही तो अब पता करना है युग। ये एक पहेली है जो इस वक्त उलझी हुई है, जिसे हमें सुलझाना है, समझा? इतना कहकर कायर कॉपी में उसने जो लिखा था वो धीरे धीरे पढ़ते हुए कहता है, प्रथम क्षण अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण प्रथम क्षण। इस प्रथम अंतिम क्षण में जीवन मरण है। इन्हीं शब्दों में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। कायर के साथ ही युग भी उस पहेली को सॉल्व करने में लग जाता है। कायर की इस बात ने युग के अंदर उम्मीद की किरण जगा दी थी। उसे एक रास्ता दिखाई देने लग गया था जो अब तक नहीं दिखा था। पहले युग अभिमन्यु के बारे में भी सोच रहा था कि कैसे उसे ठीक करेगा, पर जब से कायर ने उस पहेली का जिक्र किया था, उसके दिमाग से एक प्रकार से अभिमन्यु की फिक्र हट ही गई थी। उसने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। वो सोच रहा था तो सिर्फ उस पहेली के बारे में, जिसे सॉल्व करने पर उसे पता चल सकता था कि उसके पिता का शरीर कहाँ पर है, और फिर वो यामिनी और अनुराग की रूह उस काले साए की कैद से आजाद करवा सकता था। युग के दिमाग में इस वक्त यामिनी और अनुराग ही घूम रहे थे। दोपहर से शाम हो गई थी, पर युग और कायर दोनों ही उस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए थे। कुछ पता नहीं कर पाए थे कि वो काला साया उन्हें क्या इशारा कर रहा था, वो क्या इनडायरेक्टली कहना चाहता था। वो दोनों अभी भी वहीं पर थे जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। युग ने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि वो उस पहेली को सॉल्व कर पाएगा, और अब कायर की बातें उसे बकवास लगने लग गई थी। बस एक कायर ही था जिसे उस पहेली में कोई ना कोई क्लू दिख रहा था, जिसे वो खोजने में शिद्दत के साथ लगा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था, युग की टेंशन बढ़ते जा रही थी, और वो टेंशन उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। टेंशन में वो पसीने से भीगने लग गया था। युग को बार बार उस काले साए की बात याद आ रही थी कि उसने 3 दिन के अंदर अनुराग का शरीर ढूंढ कर लाने के लिए कहा था। वरना 3 दिन बाद क्या होता, उसका अंजाम युग अच्छे से जानता था। युग को अपनी आंखों के सामने बार बार बोतल के अंदर तड़पती यामिनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे उसके कानों में उसके पापा की पुकारने की गुहार सुनाई दे रही थी। युग का सिर दर्द से फटे जा रहा था। ढलते हुए सूरज के साथ उसे उम्मीद की सारी किरण भी डूबती हुई दिखाई दे रही थी। वो समझ गया था कि कमरे के अंदर बैठे रहने से कोई काम नहीं चलने वाला था। अगर ऐसे ही चलते रहा तो बचे हुए 2 दिन भी कैसे गुजर जाएंगे, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो समझ गया था कि उसे अभिमन्यु से बात करनी ही होगी। वही था जो कोई ना कोई राह उसे दिखा सकता था, उसकी मदद कर सकता था। युग ने सोच लिया था, चाहे अब जो भी हो जाए, वो अभिमन्यु से इस बारे में बात करके ही रहेगा, तभी कुछ हो पाएगा। युग तुरंत अपनी जगह पर से उठता है और कमरे से बाहर जाने लग जाता है। कायर युग पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी भी पहेली सॉल्व करने में ही था। वो बार बार युग ने जो बात कही थी उसके शब्दों को फेर बदल कर लिखे जा रहा था। उसकी कॉपी में जो सबसे ज्यादा वर्ड बार बार लिखे गए थे वो जीवन और मरण थे। यही दोनों शब्द कायर के दिमाग में बार बार चल रहे थे। इस तरफ जब युग अभिमन्यु के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि अभिमन्यु को होश तो आ गया था, पर वो बिस्तर पर लेटा ही हुआ था। उसे ग्लूकोज की बोतल अभी भी चढ़ी हुई थी, जैसे उसी पर जिंदा हो। खाने का एक निवाला भी उसके मुंह में नहीं गया था। डायना उसके बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी।
डायना के चेहरे पर की मुस्कान देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अभिमन्यु को हंसाने की कोशिश कर रही थी, पर अभिमन्यु था कि उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, कहीं और ही खोया हुआ था, जैसे वहां पर होकर भी वहां पर ना हो। डायना ने अभिमन्यु को युग के बारे में कुछ नहीं बताया था कि उसके साथ रात में क्या हुआ था, वो कहाँ गया था। इसके दो कारण थे। पहला तो ये कि वो अभिमन्यु को अब इन सब मामलों से दूर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि युग की परेशानियां सुनकर अभिमन्यु जरा सा भी किसी बात का स्ट्रेस ले। दूसरा ये कि वो चाहती थी कि यामिनी ऐसे ही उस काले साए की कैद में रहे, क्योंकि उसे लगता था कि अभिमन्यु की इस हालत का जिम्मेदार अगर कोई था तो वो यामिनी थी। युग धीरे धीरे अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि उससे अभिमन्यु की हालत देखी नहीं जा रही थी। अभिमन्यु को देखकर युग को एहसास होता है कि डायना सच बोल रही थी। अभिमन्यु की हालत सच में बहुत खराब होती जा रही है। वो पहले से दुबला हो गया था, उसकी हालत गिरती जा रही थी। वो काला घाव उसके सीने पर पूरी तरह फैल चुका था, उसका सीना काला दिखने लग गया था। युग को वहां पर देखते ही अभिमन्यु अपने सीने को चादर से कवर करने लग जाता है, ताकि युग को वो घाव दिखाई न दे। अभिमन्यु को इस तरह घबराते देख डायना समझ जाती है कि कमरे के अंदर कोई आ गया था। जब डायना राइट साइड मुड़ती है तो देखती है कि युग कमरे के अंदर आ रहा था। युग को देखते ही डायना कुर्सी पर से खड़ी होती है और युग के पास जाने लग जाती है। युग को वहां पर देखकर डायना बहुत गुस्सा हो गई थी। वो युग से गुस्से में कुछ कहती, उससे पहले युग बोल पड़ता है, देखो डायना, यहाँ पर मैं तुमसे नहीं अपने दोस्त से बात करने आया हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दूर ही रहो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। डायना भी उसी लहजे में तुरंत पलट कर कहती है, पर युग, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अभिमन्यु से बात नहीं कर सकते, उसकी तबीयत। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग गुस्से से डायना को घूरते हुए कहता है, डायना, लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा मैं यहाँ पर अपने दोस्त से बात करने आया हूँ, तुमसे नहीं। एक पल के लिए तो डायना भी युग की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर डर गई थी, पर अगले ही पल उसे अभिमन्यु की फिक्र सताने लग जाती है और वो भी गुस्से के साथ ही कहती है, क्या कहा तुमने युग? तुम अपने दोस्त से बात करने आए हो? तुम दोस्त कहलाने के लायक भी हो? आज तक तुमने ऐसा क्या काम किया है कि तुम अभिमन्यु को अपना दोस्त बोल रहे हो? युग खामोशी रहता है। डायना अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालते हुए कहती है, और सच तो ये है कि यहाँ पर भी तुम अपने दोस्त से नहीं, अपने प्यार को बचाने आए हो। तुम जानते हो कि अभी की मदद के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मदद मांगने आए हो, उससे बात करने आए हो। युग अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है, डायना, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ पर सिर्फ अभिमन्यु से बात करने आया हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मैं वक्त को ऐसे निकलने नहीं दे सकता हूँ। डायना भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, पर मैं तुम्हें अभी से कोई बात नहीं करने दूंगी। इस वक्त उसे आराम की जरूरत है, तुम उसकी हालत नहीं देख रहे। युग डायना से कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु डायना से गुस्से में बोल पड़ता है, डायना, ये सब क्या है? तुम युग से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? वो दोस्त है मेरा। डायना मासूमियत के साथ अभिमन्यु से कहती है, पर अभी मैं तो ये तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है अभी। अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, डायना, मेरे लिए इस वक्त क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला मैं खुद कर सकता हूँ, समझी तुम? डायना, ये मेरी जिंदगी है तो मैं खुद फैसले ले सकता हूँ कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं। और मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे और युग को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। डायना वहीं पर खड़ी रहती है, एक टक नजर से अभिमन्यु को देखते रहती है। अभिमन्यु फिर डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना, मैंने कहा यहाँ से चली जाओ, मुझे और युग को अकेला छोड़ दो कुछ देर। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अपने दोस्तों की है, समझी तुम? डायना नम आंखों के साथ कहती है, तो क्या अभी मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? अभिमन्यु गुस्से गुस्से में कहता है, नहीं हो और कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि उनमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अभिमन्यु के लहजे में एक नाराजगी थी, जैसे उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि उसकी और युग की दोस्ती के बीच में कोई तीसरा दखल दे, खासकर कोई लड़की डायना। अभिमन्यु की बातों ने डायना को बुरी तरह हर्ट कर दिया, उसकी आंखें नम हो गई थी, पर फिर भी वो वहीं पर खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा अभिमन्यु की जान की ज्यादा परवाह थी। वो नहीं चाहती थी कि युग अभिमन्यु से यामिनी के टॉपिक पर बात करे। अभिमन्यु बेड पर से उठते हुए फिर डायना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, डायना, तुम यहाँ से जा रही हो या फिर मैं बाहर जाऊं, निकालूं ये ग्लूकोज की बोतल? डायना घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ मत करना, मैं जाती हूँ, तुम लेटे ही रहो, आराम करो। इतना कहकर डायना अभिमन्यु को चाहत भरी नजरों से देखती है और युग को गुस्से के साथ देखते हुए वहां से चली जाती है। डायना के जाते ही अभिमन्यु कहता है,
सॉरी यार युग, डायना ने तुझे वो सब कहा, पता नहीं उसे क्या हो गया था। मुझसे तो अच्छे से ही बात कर रही थी, तुझे देखकर पता नहीं क्या हो गया। युग कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु ही हंसते हुए बोल पड़ता है छोड़ ये सब, और दिन भर से कहाँ था तू? तुझे अब मुझसे मिलने का वक्त मिल रहा है। मेरी थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हुई, तू तो मुझे भूल ही गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अब मेरे पास से बदबू आती है? मेरे सीने का घाव तुझसे देखा नहीं जाता। युग मायूसी के साथ कहता है, ऐसा कुछ नहीं अभिमन्यु, दोस्ती का रिश्ता खुशबू बदबू से नहीं होता, रूह से होता है। वो तो बस कुछ परेशान था इसलिए मिल नहीं पाया दिन भर से। अभिमन्यु सीरियस होते हुए कहता है, परेशान था पर किस लिए? युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या डायना ने तुझे कुछ नहीं बताया? अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, नहीं, डायना ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। युग खामोश रहता है। युग की खामोशी देखकर अभिमन्यु अगले ही पल समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ी बात थी जिसने युग को इस तरह परेशान करके रखा हुआ था। अभिमन्यु युग की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ युग, बता मुझे। अभिमन्यु के इतना कहते ही अगले ही पल युग अभिमन्यु को बीती रात से लेकर आज तक का एक एक किस्सा हूबहू सुना देता है, कुछ नहीं छोड़ता है। अभिमन्यु भी बाकी सब की तरह युग की बातें सुनकर हैरान होते जा रहा था। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि रात ही रात में इतना सब कुछ हो गया था। युग अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, अब तू बता अभिमन्यु, मैं क्या करूं? कैसे पापा की लाश ढूंढ कर लाऊं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू ही अब कुछ रास्ता बता। अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। युग फिर अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोल अभिमन्यु, ऐसे चुप मत बैठ, तू ही तो है जो मुझे हर मुसीबत से निकालता है और मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। इस मुसीबत से भी मुझे तू ही बाहर निकालेगा। बता मैं क्या करूं, कैसे पापा की लाश ढूंढूं? युग अभिमन्यु के जवाब का इंतजार करने लग जाता है पर अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। युग अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तू ठीक तो है? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए घबराते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाता है, नहीं युग नहीं, ऐसा मत कर। युग मुंह बनाते हुए कहता है, तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं करूं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।